हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में मॉडल पेपर का 8वां पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 7 पार्ट डाल चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। पार्ट 7 तक जो अभी तक डाल चुके हैं और इसके अलावा 2 वर्क साइंस ऑफ कैलकुलेशन का भी डाल चुके हैं, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। और ये पार्ट 8वां है और इसी तरह का अभी मेरा 10 मॉडल पेपर कम से कम देंगे। उसके बाद फिर वर्क साइंस ऑफ कैलकुलेशन का 5 पार्ट डाल करके आपको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो समझ में आता है कि आपके लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी एग्ज़ाम होने वाली है तो उनका भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार से कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में निम्न 3 कण कौन कौन से पाए जाते हैं। तो केवल हम राइट ऑप्शन को देखेंगे प्रीवियस वीडियो की भांति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, जो हमारे परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि बी ऑप्शन में है। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका याद करने का तरीका है कि खोजकर्ता कौन कौन थे। तो इसका ट्रिक है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे। ई से इलेक्ट्रॉन, खोजकर्ता जे थॉम्सन। ठीक है, पी से प्रोटॉन, प से प्रोटॉन जिसको बोलते हैं, खोजकर्ता रदरफोर्ड हो गए। और नाच से न्यूट्रॉन और खोजकर्ता हो जाएंगे जेम्स चैडविक। तो ये कुछ ट्रिक करने का याद है, ईंट पर नाच। ठीक है, तो इसका खोजकर्ता के भी बारे में हम लोग जान गए। अब आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कार्बन के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो एक कार्बन के अणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 6 होती है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कार्बन का जो सीरियल नंबर होता है वो भी 6 ही होती है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 4 होती है। के कक्ष में 2 और एल कक्ष में 4 होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ देती है। और इसका जो संकेत होता है कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी कुछ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत आवेश Q ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो विद्युत आवेश का जो फार्मूला होता है Q बराबर, उसका Q का मान निकालने के लिए सूत्र क्या होती है। तो Q बराबर होता है I गुने T। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर जो I है वो धारा है और T जो है टाइम है। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व करेंगे और मेरी प्रयास है कि आप लोग को एग्ज़ाम होते तक इसी तरह मॉडल पेपर देते रहें। और आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसका PDF लिंक भी हम दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप वहाँ से चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है। यानी कि 1 एम्पियर की धारा जब 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम जो कहेंगे वो चौथा का वो 1 कूलम कहलाती है। यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, 1 कूलम। 1 एम्पियर 1 सेकेंड अगर तक प्रवाहित धारा होती है तो उसे 1 कूलम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थिंग का उद्देश्य क्या होती है। तो अर्थिंग का जो मेन उद्देश्य होती है वो क्या होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 5वां का, अर्थिंग का जो मेन उद्देश्य होती है पृथ्वी से संभावित निम्न प्रतिरोध को उपलब्ध कराना। अर्थिंग के ऊपर हम वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों, अगर आप उसे नहीं देखें तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को उसमें सॉल्व किया गया है, तो आप ज़रूर उससे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,
बिजली घरों में किस भंडारण बैटरी की सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारे जो सब स्टेशन होते हैं बिजली घर, ठीक है, वहाँ पर किस प्रकार का बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा लेड एसिड बैटरी का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, लेड अम्ल बैटरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्वर्टर का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी जानते होंगे कि इन्वर्टर जो होती है डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करती है या कन्वर्ट करती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युतीय ऊर्जा की मात्रक क्या है। तो विद्युतीय ऊर्जा की जो मात्रक होती है kWh होती है। kWh का फुल फॉर्म अगर पूछ देती है तो आप बोल सकते हैं किलोवाट आवर, इसलिए इसका राइट 8वां का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थिर विद्युत की ऐसी शाखा है जिसमें बचा हुआ आवेश का अध्ययन होती है, यानी कि बचा हुआ आवेश का जो अध्ययन होता है उसको हम स्थिर विद्युत की शाखा कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि ओम से नियम से रिलेटेड है, भी और आर पता होने पर आई का सूत्र क्या होती है। तो ओम का नियम आप लोग जरूर जानते होंगे, उसी से संबंधित है, आई इक्वल टू फार्मूला क्या होती है। तो आई इक्वल टू जो फार्मूला होती है भी बटा आर होती है, जो कि राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, आई बराबर भी बटा आर। 10वां का राइट ऑप्शन वो डी के साथ चला जाएगा। और इसका हम एक फार्मूला का यूज़ करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसका ट्रिक भी हम आप लोग को बताएं, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम सभी फार्मूला को ध्यान में रख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी परिपथ के सर्किट के लिए 36 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टेज की सोर्स क्या होगी। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो हमारा एक सर्किट है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है प्रतिरोध R इक्वल टू 36 और I इक्वल टू जो धारा दिया हुआ है 2 एम्पियर दिया हुआ है। अब वोल्टेज हमें ज्ञात करना है, तो अभी हम ऊपर में जाने ओम के नियम के फार्मूला के अनुसार इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। V बराबर जो फार्मूला होगी V बराबर I इंटू आर। I इंटू आर का मतलब I गुने R होगी, और I का मान 2 एम्पियर है और R का मान 36 है ओम। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो 36 दूना 72 वोल्ट। जो वोल्टेज सोर्स होगी वो राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 72 वोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पीक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात होती है। तो पीक फैक्टर का अनुपात पूछ रहा है, किसका अनुपात होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए के साथ चला जाएगा। RMS मान के साथ पीक वैल्यू जो होती है, पीक मान जो होती है वो पीक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होती है, इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। 13 का 1.6 गुने 10 के पावर -19, राइट ऑप्शन बी है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लेड एसिड बैटरी अम्ल ... चल सकती है, यानी कि हमारे घर में जो बैटरी में पानी डाला जाता है उसकी कितनी दिन तक अगर बिना डाले रखते हैं तो वो चल सकती है, यानी कितने दिनों के अंतराल के बाद उसे हमें बैटरी में पानी डालना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो लेड एसिड बैटरी होती है वो उसकी क्वालिटी पर भी निर्भर करती है कि किस प्रकार की बैटरी है, उसी अनुसार उसमें पानी का हम चेंज करते हैं समय। तो 14 का राइट ऑप्शन जो होगा
वो सी के साथ चला जाएगा 2 वर्ष से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है एसी परिपथ में होगा, यहाँ पर को नहीं होगा। एसी परिपथ में पावर फैक्टर बराबर डॉट डॉट होता है, यानी कि एसी परिपथ में जो पावर फैक्टर होता है किसके बराबर होती है। तो थोड़ा सा हम पावर फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। पावर फैक्टर जो होता है वो एसी विद्युत शक्ति पर काम कर रहे लोड द्वारा लिए गए रियल पावर यानी कि वास्तविक शक्ति और अपरेंट पावर आभासी शक्ति के अनुपात को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो रियल पावर और अपरेंट पावर यानी कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के जो अनुपात होती है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। और इसकी संख्यात्मक मान की बात करें तो इसका संख्यात्मक मान 0 से 1 होती है। और इसकी कोण की बात करें तो फेस कोण का कोसाइन होती है, तो कोसाइन थीटा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा, 15 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मात्रा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दूरी जो है वो विद्युत मात्रा नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी एक बिंदु पर मिल रहे सारे करंट का योग शून्य होता है, यह किसका नियम है। तो ये जो है नियम वो किरचॉफ का करंट नियम के नाम से जाना जाता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है उसे करंट का नियम कहा जाता है। इसके अलावा इसका अन्य नाम है बिंदु का नियम, संधि का नियम। और करंट का नियम किरचॉफ का प्रथम नियम केसीएल के नियम से नाम से जाना जाता है। तो इनके बहुत सारे नाम हैं और यह जो नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है। तो आवेश संरक्षण को भी ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा आवेश संरक्षण पर आधारित होती है। और जो सेकंड नियम होती है वोल्टेज नियम, वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है प्रतिबाधा इम्पीडेंस का मात्रक है। तो प्रतिबाधा यानी कि प्रतिरोध का जो और प्रतिबाधा इम्पीडेंस ये सभी का जो मात्रक होती है ओम होती है। इसको ओम को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस का जो मात्रक होती है ओम होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस में चालन बैंड की संयोजकता बैंड के समीप होती है। तो इसका राइट आंसर होगा चालक में जो चालन बैंड की संयोजकता होती है वो नज़दीक होती है या समीप होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 19 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होती है। तो ट्रांसफार्मर जो होती है जिस तरफ अधिक टर्न होगी वो हाई वोल्टेज कहलाएगी, यानी कि 20 का जो राइट आंसर होगा वो बी के साथ चला जाएगा, हाई वोल्टेज वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इस विधि को क्या कहते हैं। तो इस विधि को जो हम कहते हैं विद्युतीय अपघटन, यानी कि 21 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे बी को हम टिक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है किसी पदार्थ का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध जो होती है वो लंबाई, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति, यानी राइट ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर 22 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है चुंबकीय प्रवाह घनत्व मापा जाता है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला में मापी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से उच्चतम चुंबकीय पारगम्यता किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय पारगम्यता होती है सबसे अधिक या ऊंच होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से किस डॉट डॉट में होती है या किस पर होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 25 का और ए हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो कैथोड पर होती है, केवल कैथोड पर, इसलिए 25 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं दोस्तों। यह सभी प्रकार के टेक्निकल एग्जामों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, करंट को मापा जाता है, यानी कि करंट को हम क्या में मापते हैं उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। करंट को हम एम्पियर में मापते हैं और एम्पियर को जो है वो हम ए से डिनोट करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी होगा, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, एक श्रृंखला परिपथ में 3 प्रतिरोध जिसका मान क्रमशः 120 ओम, 270 ओम और 330 ओम है, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? यानी कि जो 3 प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका फार्मूला पर हम R1 + R2 + R3 वाला फार्मूला को यूज़ करके इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 720, यानी कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये वाला फार्मूला प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन वाला फार्मूला को यूज़ करके यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा 720 होगा 27 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, IGBT का पूरा नाम क्या है? IGBT का जो पूरा नाम होती है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, पीक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात होती है? तो पीक फैक्टर का जो अनुपात होती है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा RMS मान के साथ पीक मान का जो होती है वो पीक फैक्टर अनुपात कहलाती है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मशीन का घूर्णी भाग कौन सी होती है? यानी कि डीसी मशीन का जो कौन सा पार्ट होती है जो घूमती है? तो ये सभी लोग जानते होंगे, डीसी मशीन का जो घूमने वाला भाग होती है वो आर्मेचर होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। तो ये संपूर्ण 30 MCQ को सॉल्व किए जो सभी प्रकार के आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। टेक्निकल एग्ज़ाम में आप किसी तरह के दे रहे हैं उसमें भी काम आएंगे। इसके अलावा आपको AITT जैसे अभी अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम होने वाली है, ITI का फाइनल ईयर एग्ज़ाम होने वाली है, वो सभी में बहुत ही मदद करेगी ये क्वेश्चन। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ITI से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर देता हूं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बाय बाय, ख्याल रखिए।